तो विजय सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे सप्तऋषि के चैनल में। और जैसा कि ऑडियंस को पहले भी पता होगा कि हमने इस तरह का कैलेंडर कोविड का पहले भी विजय सर ने बना के दिया था, और उसमें से ऑलमोस्ट सभी डेट्स एक्यूरेटली मैच करी है। ठीक है, आई होप सबके पास वो प्रीवियस कैलेंडर भी होना चाहिए। नहीं है तो वो सप्तऋषि के फेसबुक पेज में उनको मिल जाएगा, बैक गेट पे जाएंगे पोस्ट पे, और else मैं आज उसको दोबारा रीशेयर करूंगा। तो उसमें अगर आप लोग जैसे देखें, अगर टैली करें डेट्स को, तो आपको मिलेगा कि उसमें हर एक डेट मैच करी है। जिस डेट में सर ने बोला था कि पर्टिकुलर ट्रांजिट में इस नमाशा की इस ट्रांजिट में ये न्यूज मिल सकती है, और सेम उसी डेट्स पे हमको वो मिला भी है। तो उसी को बेस में रख के इस बार सर ने फिर से हमको ओमिक्रॉन कैलेंडर को 2022, जो कि फोर्थ वेव कोविड का जो इंडिया में आया है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, आपके सामने दोबारा एक न्यू कैलेंडर के साथ आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो डेट्स आप देख पा रहे हैं, ये 26 अप्रैल से 22 जून तक का इसमें जो मेजर ट्रांजिट्स है, उस ट्रांजिट के बिहाफ में सर ने इवेंट्स और उसके रिजल्ट दिए हुए हैं। तो आज का सेशन का हमारा जो उद्देश्य ये रहेगा कि हम समझें कि इसका क्या रिजल्ट है, और उसको कैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे समझेंगे। जिन्होंने प्रीवियस सेशंस भी अटेंड किया है वो समझ पाएंगे कि इस पूरे सेशन में, ठीक है, कोविड के बारे में हम समझ रहे हैं वो तो है ही, बट एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से अगर आप देखें तो आपको इसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट आपको रूल्स मिलेंगे तो शायद ही किसी बुक्स में आपको मिले। तो इसलिए आज का सेशन में मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि ध्यान से विजय सर की हर एक बात को सुने, और ये समझने की कोशिश करें कि वो कैसे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करने में। हालांकि ये वो इंडिया के चार्ट और इन पर्टिकुलर चार्ट्स में वो समझाएंगे, बट अगर आप उसका बेस समझेंगे तो आप वो इंडिविजुअल होरोस्कोप में भी उसको अप्लाई कर पाओगे। तो आपको बेस पकड़ना जरूरी है। तो वो आप लोग उसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल में समझें, और नोट्स वगैरह आप लोग अपने साथ में बनाते हुए चलें। तो ये सेशन फिर आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। वरना कैलेंडर आपके सामने है तो वो तो 1 मिनट में आपको समझ में आ गया कि डेट्स पे क्या होने वाला है। बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर, इस पूरे सेशन में सभी लोग एस्ट्रोलॉजर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ज्योतिष की, तो हमारा पर्पस ये रहेगा कि डेट्स को समझें और इसके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग भी समझें। तो आपको इसमें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स आपको मिलेंगी जो बड़ी क्रूशल है, और हो सकता है कि बहुतों ने वो टेक्निक्स पढ़ी भी हो, और प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होना है ये हम चूक जाते हैं। वो सब चीजें आपको इसमें आज के सेशन में आपको सीखने को मिलने वाली है। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मुझे सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ जी, बोलिए। जैसे सर ये कैलेंडर आपने, आई थिंक मुझे आपने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले आपने मुझे भेजा हुआ था। हाँ जी। सेशन हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो फाइनली मौका लगा है कि हम कर पा रहे हैं। हाँ, हाँ। अदरवाइज ये कैलेंडर तो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से ही हमारे पास है। हाँ, हाँ। और बट ये कैलेंडर में जो डेट स्टार्ट हो रही है ना, 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। हाँ, हाँ। और जैसा कि न्यूज में मैंने देखा भी कि जो अभी जो ये एक्सी वेरिएंट शायद है ओमिक्रॉन का, हाँ जी, हाँ जी। ये वेरिएंट 6 अप्रैल को न्यूज आई इस वेरिएंट के बारे में, हाँ जी। और वो 6 अप्रैल का जिक्र इस कैलेंडर में नहीं है। तो ऐसा मतलब कुछ इसका कुछ रीजन, या आप कुछ इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहें तो इसी के साथ ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। विनायक जी, बड़ी अच्छा क्वेश्चन आपने करा। जब हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, तो हमारे साथ, हमारी नॉलेज के साथ डिवाइन भी काम करती है। डिवाइन, तो शायद डिवाइन ने नहीं चाहा हो और वो डिवाइन हमको दिखाती है कि भाई ये, हम भी कोई भी प्रोडिक्शन करते हैं तो डिवाइन हमारे को हॉरोस्कोप में दिखाती है कि ऐसे चीज हम एक एक करके लेते हैं।
तो जो ये एक महीना पहले जब कैलेंडर बनाया था तो प्रोबेबली डिवाइन नहीं चाहती थी कि उस चीज को हम 6 अप्रैल को भी दिखाएं। शायद वो हमको कुछ सिखाना चाहती थी। वो आज आप तो उस चीज का भी रीजन आज समझ पाएंगे कि क्यों 6 अप्रैल नहीं लिखी गई। डिवाइन क्यों चाहती थी 6 अप्रैल ना लिखी जाए। इट वॉज नॉट डेलिब्रेट, मैंने नहीं डेलिब्रेट करा, वाकई में मेरे से मिस्टेक है, बट वो डिवाइन की इच्छा थी कि और आपने ठीक पकड़ा कि आजकल इतना शोर मचा हुआ है और इतना ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन हो रहा है। हरियाणा में मैं जहाँ पर गुड़गांव में हूँ वहां पर वो हो गया, मास्क फिर कंपलसरी हो गया। अभी दिल्ली में शायद भी हुआ, नोएडा में फिर कंपलसरी हो गया, सारी चीजें मतलब इसी से स्टार्ट हुई। क्यों ऐसा? तो ये जो डिवाइन काम करती है वो शायद जो आज सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके भले के लिए होगा, और उसको हम समझ पाएंगे कि वो वाकई में इस जो मैं बताऊंगा उसके बाद आप रियलाइज करेंगे कि डिवाइन कुछ और चाहती थी, तो आज लोग अटेंड कर रहे हैं उनके भले के लिए चाहती थी। तो पहली चीज हम इंडिया के चार्ट पे लगाते हैं या नेटिव पे लगाएं। आदमी कब बीमार पड़ता है? आदमी कब बीमार पड़ता है? जब पहला जब उसका सिक्स लॉर्ड, सिक्स हाउस स्ट्रांग हो लगन से। सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड स्ट्रांग हो लगन से, और असेंडेंट वीक हो, तो दोनों में से जो जो दोनों में से स्ट्रांग होगा वो ओवरटेक कर लेगा। जो दोनों में से स्ट्रांग होगा वो ओवरटेक कर लेगा। तो सिक्स लॉर्ड और लगन लॉर्ड, ये नेचर आप किसी भी जगह पे लगाएंगे तो लगन लॉर्ड वीक होगा तो बीमारी हमको टेक ओवर कर लेगी, और लगन लॉर्ड स्ट्रांग होगा और सिक्स लॉर्ड वीक होगा तो हमको कुछ नहीं होगा। जैसे आजकल बिल्डिंग बनती है कि अर्थक्वेक 7 रिक्टर स्केल के ऊपर ये स्टैंड कर देंगी। जापान में तो और बिल्डिंग बनती हैं जो 7, 8, 9 रिक्टर स्केल को विथस्टैंड करती हैं। वो बनाई ऐसी जाती है जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। दे कैन विथस्टैंड एनी हायर स्केल ऑफ रिक्टर स्केल, जिसमें उसको सस्टेन कर लेती हैं। वो उस जो earthquake को भी सस्टेन कर लेती है, उसके शॉक को भी सस्टेन कर लेती हैं। तो लगन स्ट्रांग हो गया, उसका जो बिल्डिंग का वो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है, तो उसके लिए उस वेदर को भी उस शॉक को भी वो विथस्टैंड कर लेती हैं। तो हमारा अगर लगन आर्ट स्ट्रांग है तो छोटी मोटी चीज को स्टैंड नहीं कर पाएंगी, छोटी छोटी चीज को। अगर लगन आर्ट वीक हो गया तो छोटी सी चीज को भी वो विथस्टैंड नहीं कर पाएंगी अगर लगन आर्ट वीक है तो। आई होप इट इज क्लियर। अब हम इंडिया के चार्ट पे जाते हैं, उससे हम आपको बताते हैं। तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूं। ये इंडिया का चार्ट है। इंडिया के चार्ट में आप देखेंगे कि ये हमारा 2 नंबर लगन है। लगन लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड दोनों सेम है। वीनस, लगन लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड दोनों सेम है। इंडिया में बीमारी कब आएगी? या तो लगन लॉर्ड स्ट्रांग होगा। अब जब एक प्लैनेट में 2 हाउसेज, एक सिक्स लॉर्ड और एक लगन लॉर्ड हो तो कैसे? तो वीनस की प्लेसमेंट जो है लगन कैसी है और सिक्स हाउस से कैसी है, वो हमारे को देखना होगा कि किसको वो सस्टेन करती है और किसको कौन सी स्ट्रांग बनाती है। फिर इसकी पोजीशन हम नवाज चार्ट को सुपर इम्पोज करेंगे उसके ऊपर, लगन के ऊपर। फिर देखेंगे हमारी वीनस कहां पर आता है। वीनस हमारा 10th राशि में कैप्रिकॉन में आता है, और ये 9th हाउस इंडिया का 9th हाउस है, जहां पर वीनस लगन लॉर्ड हमारा 9th हाउस में है, तो लगन को 45 कर रहा है, राइट। और सेकंड भी है उसके साथ जो उसका डिस्पोजिटर है। मैं एस्ट्रोलॉजी में डिस्पोजिटर, नवाज पोजीशन और इन चीजों के अलावा मैं कुछ और ज्यादा नहीं देखता। दे मेक अस फोर सर्टेन थिंग्स। ये सिचुएशन से मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे हम करेंगे।
अब हम बीमारी को हम पकड़ने की कोशिश करें। हाउ डू वी गो इनटू बीमारी? हमारा जो फंडा है, हमारा लगन है 7 डिग्री, 7 डिग्री, और 6th हाउस में 7 नंबर राइज हो रहा है, 7 नंबर राइज हो रहा है, लिब्रा राइज हो रहा है। तो 7 डिग्री पे ये नक्षत्र कौन सा है? कृतिका 4। लगन का जो 7 डिग्री है टॉरस में कृतिका 4 है। और हम यहां पर देखेंगे कौन सा नक्षत्र राइज कर रहा है। ये आप नेटल हॉरोस्कोप पे भी जाएंगे, बड़ा काम करेगा। अभी जो जो इन्होंने रिडल मेरे को बोली 6 अप्रैल की, वो इससे आपको उसको अप्रिशिएट करेंगे कि रिडल डिवाइन ने हमारे से क्यों रुकवाई थी और किस लिए हम वो आज कितनी यूजफुल हो जाएगी। तो ये 7th राशि में लिब्रा के अंदर यहाँ पर 7 डिग्री पे क्या राइज होगा? पहले 3 डिग्री 40 मिनट तक यहाँ पर कौन सा नक्षत्र होगा? पहले मंगल का नक्षत्र होगा 7 डिग्री में, क्योंकि 7 नंबर राशि में पहले 2 जो नवांश होते हैं, वो 2 चरण होते हैं, मंगल के 3rd and 4th होते हैं। मंगल के 2 चरण हो गए, 3rd and 4th। उसके बाद ये राइज करेगा 7 नंबर में। क्या राइज करेगा? 7 नंबर में कौन सा नक्षत्र राइज करेगा? कैन एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? अच्छा, मैं छोड़ो, इसमें हम इसको क्यों वो करें इसको। 7 नंबर में हमारे पास यहाँ पर करेगा स्वाति का पहला चरण। तो स्वाति हमारे लिए क्रूशल हो गया, राहु का नक्षत्र। यहाँ पर राहु का पहला नक्षत्र, 3rd नवांश, 7 डिग्री 43 मिनट, 3rd नवांश इन 3 7 11 इज ऑफ राहु, फर्स्ट चरण। 7 नंबर है तो इसलिए वहां पर स्वाति होगा। और अगर ये 3 नंबर होता तो वहां पर आद्रा होता, और अगर 11 नंबर होता तो यहाँ पर सब्दिशा होता, पहला चरण। 3 7 11 राशि चार्ट में प्लेनेट हो, 3 7 11 राशि चार्ट में प्लेनेट हो, और नवांश में होगा किसमें? नवांश में वो होगा 9 नंबर में, क्योंकि पहला चरण जितने भी फर्स्ट प्लैनेट के जितने भी नक्षत्र के पहले चरण है वो नवांश में 159 में होंगे, और 159 में होंगे, और जो दूसरे चरण में होंगे 267 में होंगे। 3rd चरण में जो नक्षत्र के 3rd चरण में होंगे 3 7 11 होंगे, और 4th चरण है 4 8 12। राइट, ये बात आप अपने जहन में डाल लें। और कोई भी प्लैनेट। अब दूसरी बात, हमारी मंगल हमारे हॉरोस्कोप के लिए रिलेटेड टू बीमारी एंड हमारी मिलिट्री वेयर के लिए मंगल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों मंगल इंपॉर्टेंट है बीमारी के लिए? क्योंकि मंगल की डिग्री भी 7 डिग्री 28 मिनट है, और वो आर्द्रा में है। मंगल राहु के नक्षत्र में, तो मंगल हमारे को बीमारी देने के लिए फुली कंपिटेंट है। मंगल आर्द्रा में है, और मंगल उस नक्षत्र में है जो हमारी बीमारी, छठे घर में जो नक्षत्र राइज कर रहा है, छठे घर में जो नक्षत्र राइज कर रहा है वो नक्षत्र आर्द्रा का है, और वो वहां पर राहु का नक्षत्र है। वहां पर कोई भी प्लेनेट मेलेफिक जो नोटोरियस 4 है, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, बाकी सब आएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, पर ये जो नोटोरियस जो लॉन्ग ड्यूरेशन में नवांश में रुकते हैं, यहाँ पर नोटोरियस 4 जो राहु, केतु, सैटर्न और मार्स, ये काफी देर रखते हैं। तो ये हमको तकलीफ देते हैं। अच्छे प्लेनेट आएंगे, वो हमारी फोर्स, जुपिटर अगर राहु में आएगा तो हमारी इम्यूनिटी को कम करेगा, हमारी इम्यूनिटी। सन आएगा हमारे को, हर प्लेनेट जैसे जैसे उसके ट्रेट्स हैं उस चीज को हमारे वीक करेगा, और वो उस चीज हमारे को हिट होगी। तो अब हमने 2 चीजें देखी कि पहली चीज ये कि हमारे 6th हाउस में 7 डिग्री के ऊपर, 640 के बाद 3rd नवांश होता है, 7 डिग्री के ऊपर हमारे पास 3rd नवांश राइज करता है। और उस जगह पे कौन सा नक्षत्र राइज करता है? उस जगह पे नक्षत्र कर रहा है हमारा स्वाति नक्षत्र। 7 नंबर में स्वाति नक्षत्र राइज कर रहा है, वो राहु का नक्षत्र है। और मंगल हमारा, मंगल कंपिटेंट है, मंगल भी आर्द्रा में है,
और आर्द्रा में मंगल उसी राहु के नक्षत्र में है जो हमारे को बीमारी देने के कंपिटेंट है फॉर गिविंग अस डिजीज। और वो 9 नंबर नमाज में बैठा है, 9 नंबर नमाज में बैठा है। 9 नंबर नमाज में 159 में 9 नंबर नमाज बोले 3 नंबर 3, 7, 11 में प्लेनेट होगा, कोई भी 3, 7, 11 में प्लेनेट होगा और 9 नंबर नमाज में होगा, जो वो राहु के राशि चार्ट में प्लेनेट 3, 7, 11, राशि चार्ट में प्लेनेट 3, 7, 11 में होगा और नमाज में 9 नंबर में होगा सैजिटेरियस में, तो वो राहु का नक्षत्र ही होगा। हम लोगों को जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है तो हमको नक्षत्र, चरण और नमाज और राशि से तालमेल बिठाने वाली चीजें हमको बेसिक में शायद बड़े कम लोगों को पढ़ाई गई थी, मेरे को नहीं पढ़ाई गई थी। ऐसा ही हमारे स्टूडेंट्स हैं, भारतीय विद्या भवन के और आईकास के काफी स्टूडेंट्स हैं, तो जब पढ़ाई गई हो तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर बनारस और काशी वगैरह में जितने भी विजय स्कूल हैं, वैदिक स्कूल हैं, उनमें ये चीज सबसे पहले बताई जाती है कि नमाज के चरण को राशि नक्षत्र के चरण को नमाज से कैसे आपने तालमेल बिठाना है। वो जो तालमेल है, जब तक ये आपको कंपिटेंट में आप उसको सीखेंगे तो वो उसी का मैं बेस बता रहा हूं आपको कि प्लेनेट की राशि होगी 3, 7, 11 राशि का, और नवाश अगर 9 नंबर का होगा तो वो जरूर राहु का नक्षत्र होगा, वो राहु का नक्षत्र होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। इस चीज को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, और मैं अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और टाइम परमिट करता हुआ। विनायक जी, एम आई क्लियर ऑन दिस? यस। अब हम आपको चलेंगे। यस सर, यू आर क्लियर। हम आपको चलेंगे इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, ये वाली स्क्रीन शेयर करूंगा। जो हम आज की हालत हम देखेंगे 6 अप्रैल की हालत। 6 अप्रैल को हमारे पास क्या सिचुएशन थी? 6 अप्रैल को हमारे पास सिचुएशन क्या थी? सिक्स 6 अप्रैल को हमारे पास सिचुएशन क्या थी? 6 अप्रैल ये सुबह का टाइम है, हम इसको अगर बढ़ाएंगे तो न्यूज कितने बजे की थी आपके पास? न्यूज कितने बजे की थी विनायक जी? check it. I'll just give me a second. So it's around 7. 3:56 के आसपास जो मंगल है, सॉरी ये कहाँ गया अंदर, ये हम इसका क्या 3 होगा। हाँ, वीनस जो हमारा लगन लॉर्ड है, वीनस लगन लॉर्ड हमारा सब दिशा में आ गया। जो असेंडेंट है वो सब दिशा में आ गया। राइट? डिड यू गेट मी विनायक जी? Yes sir. जो हमारी बीमारी का कारक है, जो हमारी बीमारी का सब दिशा, जो राहु का नक्षत्र है, उस दिन लगन लॉर्ड खुद, टाइम देखें आप, टाइम की ब्यूटी देखें आप, टाइम की ब्यूटी देखें आप, कितने बजे आपको चीज आई। ठीक, आप यू सी द टाइम, उसको सब दिशा के अंदर, लगन लॉर्ड सब दिशा के अंदर आ गया। 3 बजे के करीब ऑलमोस्ट आया था, और उसके बाद इस टाइम पे 14:56 3 बजे के आसपास आया था,
और उसके बाद वो लगन लॉर्ड itself is in सतभिषा नक्षत्र। विनायक जी देख रहे हैं आप? यस सर, देख रहा हूँ। तो लगन लॉर्ड खुद ही बीमारी के घर में आ गया, उसी दिन की उसी टाइम की न्यूज है। ठीक। उसके बाद अगले दिन, उसी दिन शाम को ये ब्रेकिंग न्यूज होगी, या उस दिन जो ब्रेकिंग न्यूज होती है। देखो सर, पहला वेरिएंट ही था ना वो, एक्सी वेरिएंट, उसी दिन मिला हो। हाँ हाँ हाँ। तो अब हम इसको अगले दिन के लिए चलाते हैं। अब आपको दिखाएंगे जब अगला दिन जब आएगा तो क्या वहां पर। 7 तारीख को, 7 तारीख को फिर उसको हम देखते हैं। मून कहां पर आ गया? 3 नंबर में। और मून कहां पर आ गया? 3 नंबर में। अब इसको हम घंटे घंटे बढ़ाएंगे तो 8 को करेंगे। धोखा दे गया मेरे को एक कंप्यूटर में। तो इसको मेरा ये फोन नहीं कर रहा शायद। मेरा ये क्या शेयरिंग ऑप्शन सर? है, शेयरिंग ऑप्शन काम नहीं कर रहा? मैंने ये ऊपर जो जगन्नाथ हो रहा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मैं बंद करता हूँ इसको, फिर इसको दोबारा से खोलते हैं इसको। दोबारा 7 अप्रैल को आते हैं। तो सात अप्रैल को 18 बजे 7 अप्रैल को रात को रात को 7 अप्रैल को रात को अराउंड 11 बजे आप देखेंगे मून कहाँ आ गया? मून वीनस इकट्ठे हो गए। उसके बाद हल्ला मचना शुरू हो गया। आप मून की पोजीशन देखेंगे कहां पर है? राशि नंबर 3 और नवाश नंबर 9। मून हमारा पोस्टमैन है। मून हमारे को खबर करता है कि भाई ये ओमिक्रॉन की बात करो, ये 6 घंटे रहता है। उस दिन 7 को रात को ये हुई, और 8 के बाद 8 को खबरें आनी शुरू हो गई। 6, 7 और 8 को कौन आए? मून आया, जो पोस्टमैन है, जो हमारे को डाक डिलीवर करता है कि भाई आपका वीनस वहीं सतभिषा में रहा, और वीनस सतभिषा में गए क्योंकि 3, 7, 11 वीनस कहां पर है? 3, 11 नंबर में। और यहाँ वीनस कहाँ है? 9 नंबर में। 3, 7, 11 में कोई भी प्लेनेट होगा और नवाश में 9 नंबर में होगा, वो जरूर 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 राहु के नक्षत्र में होगा। ये बेसिक फंडा है एस्ट्रोलॉजी का। कंपैरिजन ऑफ अवर नक्षत्र पाद और हमारा नवाश के साथ।
जिसको आप समझें। अब चलें आगे। अब पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए हैं, आज की डेट में कल परसों में बढ़ गए हैं। तो क्या चीज हो गई है जो आपको केसेस बढ़ गए हैं? इसको हम डे में बढ़ाएंगे और हम एक एक दिन करके बढ़ाएंगे। सोलह अप्रैल को मंगल महाराज कहाँ आ गए? 11 नंबर में, यहां पर, और यहां पर कहाँ आ गए? 9 नंबर में। आप अखबार उठा के देख लो, न्यूज़पेपर, हो सकता है 15-16 को, मतलब ये मैं डेट तो हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं, इसके ऊपर टाइम भी हम पीछे कर सकते, आगे पीछे करके देख सकते हैं हम कितने बजे आया था। उसी उतने ही बजे से, जितने बजे आया होगा उतने ही बजे से मैं बताता हूँ कितने बजे आया। ये लो, अराउंड शाम को 6:30 बजे, और 1 घंटा पीछे करें तो अराउंड शाम को 6:30 बजे, 7:29 से, हाँ, तो और 1 घंटा पीछे करें, 6:40 के बाद, जो 6:40 मंगल की होंगी, तो ये सुबह 16 अप्रैल को 10:30 बजे मंगल महाराज हमारे कहाँ आ गए? सत दिशा में। तो मंगल हमारा सत दिशा में आ गया। तो मंगल हमारा इंडिया के चार्ट में आगरा में है, 3 नंबर में था, यहाँ 11 नंबर में आ गया। और ये 11 नंबर जो है 7 का ट्राइन है। देव साहब ने ट्राइन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, और 3, 7, 11 की ट्राइन में जब भी आएंगे प्लेनेट, वो हमारे 6th हाउस के ट्राइन में होंगे। 6th हाउस हमारा 7 नंबर है। और मंगल, अब ये जब तक मंगल, आज होगी 24 तारीख, आज सॉरी, आज क्या होगी? 16, 19 तारीख। आज 19 है, 20 है यार, हाँ 19 है। तो 19 तारीख को, अब ये आज 19 करते हैं इसको, आज के हालात देखते हैं क्या है। अभी भी मंगल सत दिशा में है, और मंगल की डिग्री है 9 डिग्री 11 मिनट। ये शायद कल 1 दिन और बढ़ाते हैं तो ये सब दिशा 2 में चला जाएगा। तो जैसे ही ये सब दिशा 2 में जाएगा, देखो पटेल साहब ने नक्षत्र के चरण को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। हम शायद उसको हम राहु का नक्षत्र कहते हैं, और पटेल साहब ने उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। मंगल सब दिशा 2 में चला जाएगा कल 20 तारीख को। कितने बजे जाएगा वो हम और देख सकते हैं। तो कल से केसेस डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, चेक कर लेगा। कल से केसेस डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। कब तक डिक्रीज होते रहेंगे? जब तक कोई और प्लैनेट राहु के नक्षत्र में पहले चरण में नहीं आता। राहु में सत दिशा में जो दूसरे नंबर चरण में जाएगा तो डिक्रीज हो जाएंगे, बट रहेगा राहु के नक्षत्र में। बट मोस्ट इफेक्टिव जो बहुत प्रभाव, उसका तेज प्रभाव होगा, वो राहु के पहले चरण में होगा। इसको कैटेगरिकली पटेल साहब ने अपने उसमें कहा गया कि चरण के साथ इसमें नवांश बंधा हुआ है, क्योंकि नवांश जो है मंगल 10वें घर में चला जाएगा, 10th नंबर कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। ये सददिशा 2 में होगा, पर ये हमारे नवांश के लगन लॉर्ड के साथ चला जाएगा। यहाँ पर भी इफेक्टिव रहेगा, पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये शनि के साथ जाएगा, हमारे लगन के साथ जाएगा। मंगल हमारा बीमारी का कारक है, क्योंकि मंगल बाई बर्थ, हमारा बाई इंडिया के बर्थ चार्ट में वो अर्धरा 1 में है, अर्धरा 1 में है, राहु का पहले चरण में है। और वो प्लैनेट जब सत दिशा में आया, मंगल अब यहाँ पर 11 नंबर में सत दिशा में पहले चरण में आया, तो एकदम से केसेस, आप तरीके नोट करो, 16, 17, 18, 19, 20, 5 दिन कल के बाद ये चला जाएगा, तो इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ा सा ढील आ जाएगी। कब तक? अब आप कोई मेरे को बताएगा कब तक ये ढील रहेगी, फिर कब होगा, उसके आगे हम कैलेंडर करते हैं। आप देखा डिवाइन हमारे को क्या चाहती थी कि आजकल के केसेस बढ़ रहे हैं। 6 तारीख को पहला केस आया, क्यों आया?
वी नो द रीजन नाउ, हमारे को उसका कारण मालूम हो गया। आजकल केस बढ़ रहे हैं, हमारे कैलेंडर में कोई तारीख नहीं लिखी हुई उसकी, तो उसका रीजन भी हमको समझ आ गया, क्योंकि ईश्वर चाहता था कि आप लोग ये समझो कि कैसे बीमारी को हम देख रहे हैं। मंगल हमारे लिए और सिग्निफिकेंट क्यों है? मंगल यहाँ पर हमारे सेकंड हाउस में बैठा है, 3 नंबर, और उसने जो नमाज पकड़ा है वो 9 नंबर पकड़ा है, विच इज निधनाम शाह। पटेल साहब ने इन चीजों को नाम दिए, जिसमें कि सुखाम समय है, चौथे घर में सुखाम समय होगा, तो 11th हाउस, 3rd हाउस में भारे आम समय होगा, तो ऐसे उन्होंने सारे 12 घरों के नाम दिए हुए हैं। 12वें घर में तो व्यायाम शाह होगा, जहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है। 10वें घर में कर्माम शाह होगा, कर्म भाव में आएगा, तो ऐसे नाम दिए। तो ये 8वें घर को उन्होंने निर्नाम शाह दिया हुआ है। मंगल हमारा सिग्निफिकेटर है ब्लड का, उधर से हमारी आर्मी का भी है, और ये मंगल हमारे को वहां पर 8वें घर में है, जो हमारी मिलिट्री का 3rd हाउस भी है, वो काफी कम्पिटेंट है। 3rd, 6th, 3rd है। तो लगन से उसने 8th हाउस पकड़ा हुआ है, तो वो हमारे 8th हाउस को, हमारी बीमारी को हमारा वो सकता है। यहां तक आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो बताएं, फिर आगे की हम देख चलेंगे। वो हाँ हैंड जी। रेस कर सकते हैं किसी क्वेरीज हो तो कुछ। सर मैं एक इसमें डाउट पूछना चाहूंगा। हाँ बोलो। मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो अभी जैसे हम मंगल शतभिषा नक्षत्र में हमने बात करी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर मंगल इसमें क्या लेना ठीक है? शतभिषा नक्षत्र का लॉर्ड राहु, मैं इसको बिल्कुल लेके मैं बिल्कुल चलूं, बिल्कुल या राहु फिर को। जैसे सी एस पटेल जी बोलते हैं कि मार्स शतभिषा के अगर द्वितीय चरण में है हाँ तो वो कैप्रिकॉर्न नवमांश में जाएगा। बिल्कुल। तो तो मैं हमने कैप्रिकॉर्न नवमांशा को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं डी 1 चार्ट में, डी 1 चार्ट में कैप्रिकॉर्न साइन 9th हाउस को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दूं कि राहु को? बिल्कुल। आप देखो, अब अब हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? हम बीमारी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम्म। या हम कुछ और जनरल हारोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हम अभी बीमारी के संबंध में लेके चलते हैं। बीमारी के संबंध में है, तो 9वें घर में जब तक रहेगा, जो हमारा 8वां घर है, वो बीमारी में सब दिशावन प्लेनेट, कोई भी 3, 7, 11 में कोई भी प्लेनेट होगा, 3 नंबर राशि चार्ट में 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर में कोई भी प्लेनेट होगा, और नमाज में 9 नंबर में होगा, वो राहु के नक्षत्र में पहले चरण में होगा। इट वुड बी इन फर्स्ट पादा ऑफ राहु नक्षत्र के पहला 3 नंबर में प्लेनेट होगा, और यहाँ पर 9 नंबर नमाज में होगा, तो आद्रा में होगा। 7 नंबर में होगा और 9 नंबर नमाज में होगा, तो वो स्वाति होगा। और 11 नंबर में होगा और यहाँ 9 नंबर नमाज में होगा, तो सतभिषा होगा। तो राहु के तीनों नक्षत्र, क्योंकि राहु के तीनों नक्षत्र बीमारी देने में कम्पिटेंट है। राहु की बीमारी डायग्नोज नहीं होती। आप अगर इनकी बीमारी का नक्षत्र से बीमारी का पढ़ेंगे, तो तीनों बीमारियां जो है, राहु का काम ही यही है कि अनडायग्नोज बीमारी देना। उसमें लिखा है राहु के लिए कि इवन चिकन, मंगल के लिए लिखा है, चिकन गुनिया और नई नई जो बीमारियां हैं, वो उसको एट्रीब्यूट ब्लड से रिलेटेड है। तो वो बीमारियां भी मंगल देता है। पर राहु की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मेनली इंडिकेटेड बाय राहु। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर मेनली इंडिकेटेड बाय राहु। ये हमारी राहु भी देता है। पर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में हो सकता है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में उसको राहु की बीमारी ना हो, उसमें जो प्लेनेट वीक होगा और राहु से अफ्लिक्ट होगा, और उसको वो बीमारी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि राहु से एफ्लिक्टेड होगा, मंगल से एफ्लिक्टेड होगा प्लेनेट। कोई भी प्लेनेट राहु से एफ्लिक्टेड हो, तो उसको वो वाली बीमारी होगी। किसी को थ्रोट की, किसी को हेडेक, किसी को चेस्ट कंजेशन, किसी को कोई भी बीमारी, डिफरेंट बीमारी होती है, जैसा जैसा इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में जैसा उसका प्लेनेट वीक होगा। जुपिटर अगर किसी का वीक होगा, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, और उसको सांस की बीमारी हो सकती है। जुपिटर को सांस की बीमारी हो सकती है। और जो डिपेंड करता है जुपिटर के साथ कौन सी बीमारी, ब्रेन की बीमारी जुपिटर में, जो जितने भी बोनलेस ऑर्गन्स हैं, वो जुपिटर की बीमारी दे सकते हैं। और
मंगल जो है, जो जितने भी न्यूअर टाइप्स ऑफ फीवर डायग्नोज, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, और ये हैंडीवर्क ऑफ मार्स हैं, और इवन जो अब कोरोना, ये हैंडीवर्क ऑफ मार्स है। पिछली बारी जब आया था कोविड, वो सब राहु का था। राहु हमारे मंगल के साथ थर्ड हाउस, तीसरे घर में था। जितनी देर रहा उतनी देर बीमारी पीक पे रही, और जैसे ही उसने तीसरे नंबर राशि को छोड़ा और 9 नंबर उसको छोड़ा, और तो वो बीमारी वैसे वैसे कम होती। जो हमने डेट दी थी, उसकी भी डेट दी थी कि अब कब, जो फर्स्ट वेव थी कि इस दिन के बाद कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना इम्पैक्ट हमारे को राहु के नक्षत्र से है, जितने ज्यादा 2 प्लैनेट या उससे ज्यादा अगर उसको इफेक्ट करेंगे तो उतनी सीवियरनेस होगी बीमारी की। तो अभी विनायक जी, आप बात समझे मेरी, या अभी? जी सर, मैं समझ गया। हाँ, क्लियर है। सर हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ जी विशाल जी बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जैसे 3, 7, 11 में हम लेकिन इसमें सिर्फ पहला चरण ही पकड़ेंगे ना, क्योंकि 7 डिग्री के अंदर है। तो हम हाँ जी, जैसे 3, 7, 11 में जब भी पहले चरण में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट में आएगा, तो क्या वो अपना इफेक्ट दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ बीमारी? बिल्कुल। इंडिया के चार्ट को लेके हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल। इंडिया के चार्ट मैलेफिक, मैंने बोला नोटोरियस 4। आप शुरू से अगर सुन रहे हैं तो मैंने बोला नोटोरियस 4, सैटर्न, राहु, केतु और मंगल। और ये सन तो थोड़ी देर के लिए आएगा, 2-3 दिन। मैंने कहा एक नवाज 3 दिन में चेंज कर लेते हैं सन, मंगल 4-5 दिन में चेंज कर लेता है सन, तो वो उतनी उसकी स्फीयरनेस खत्म हो जाएगी। 5 दिन, कल 5वां दिन होगा तो वो खत्म हो जाएगा। वो उसकी इम्पैक्ट जो है ना, वो लेसन होता चला जाएगा। जैसे बीमारी गई उसका इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा। फिर और क्या, मैं आगे की आपसे, सॉरी आप, आई डिडंट गेट योर नेम, आप कौन बोल रहे हैं? विशाल बोल रहा हूँ सर। विशाल जी, अब आप बताएं और कौन सा प्लेनेट आने वाला है यहाँ पर? आप बताओ ना, तो मजा आएगा आपको कि आप बताएं कौन सा प्लेनेट आने वाला है यहाँ पर। अब कौन सा प्लेनेट इफेक्ट करने वाला है हमारे को बीमारी के लिए? सैटर्न। देखें, जो लोग मेरे से पड़े हुए हैं, कौन बोल रहे हैं? सर सैटर्न आने वाला है। हाँ जी, प्लीज। मैं जो अंजू जी, जो आप कह रही है, मेरे से जो पड़े हुए हैं, जिनको मालूम है, प्लीज जरा दूसरों को जरा चांस दें। जो लोग मेरे से पड़े हुए हैं वो तो उनको मालूम ही है सैटर्न आने वाला है, तो आपने अच्छा बता दिया। तो वो सैटर्न अब अच्छा 29 तारीख को सैटर्न 11 नंबर में आ जाएगा, और उसका नमाज होगा 7 नंबर। जब वो 7 डिग्री कंप्लीट कर लेगा, 6:40 कंप्लीट कर लेगा, उस दिन से सैटर्न हमको बीमारी देने के लायक हो जाएगा, और बीमारी का फिर शुरुआत होगी। अगर इसके साथ कोई और प्लैनेट जुड़ जाता है तो मैग्नीफाई हो जाएगी। पर सैटर्न की 7 नंबर राशि उसकी एग्जाल्टेड राशि है, राइट? एग्जाल्टेड राशि है 7 नंबर। इसलिए उस टाइम पे हमको वीनस की पोजीशन, जो लगल नॉट की पोजीशन देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जिस दिन वीनस कमजोर होगा ट्रांजिट के अंदर, नवाश के अंदर, उस दिन बीमारी का स्पर्ट होगा, उस दिन बीमारी बढ़ेगी। जिस दिन वीनस हमारा कॉम्पिटेंट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, उस दिन बीमारी ठीक हो जाएगी। तो लगल नॉट को और बीमारी के लॉर्ड को आपस में हमने मैच करके देखना है। जिस दिन बीमारी कम होगी या ज्यादा होगी, वो हम लगन लॉर्ड और इनके अंदर इक्वेशन देखेंगे, कौन स्ट्रांग है, बीमारी टेक ओवर कर रही है, लगन लॉर्ड उसको सरेंडर कर रहा है, तो वो देखेंगे। हाँ जी, बोलें। एनीबॉडी आस्क क्वेश्चन नाउ प्लीज। और क्वेश्चन किसी का? आई थिंक सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिस है हमारी बीमारी को देखने के लिए, इसी बेस पे कैलेंडर बनाया। तो मैंने जो डिवाइन ने काम कराया हमारे से कि हम ना इसको ना लिखा गया कैलेंडर में। अब आप लोग कॉम्पिटेंट हैं, एक तरफ इंडिया का चार्ट लगाएं और एक तरफ आज का चार्ट लगाएं। आप एक एक दिन आगे चलाते जाएं, उससे और आप देखते जाएंगे 3, 7, 11 में कौन सा प्लेनेट आया, मैलेफिक, नोटोरियस 4 में से, और उसमें 9 नंबर नवाज में कौन सा प्लेनेट आया। अब ये प्लेनेट की, अब एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर राहु पड़ा हुआ है। राहु भी 9 नंबर पड़ा हुआ है। राहु 9 नंबर
9 नंबर में नवाश के अंदर कोई भी प्लेनेट पड़ा होगा वो पहले चरण में होगा, 1 5 9 में जो भी होगा 9 नंबर में होगा। तो 9 नंबर पड़ा हुआ है तो प्लेनेट एक नंबर पादा में होगा नक्षत्र के। तो यहाँ पर राहु कहाँ पर है? कृतिका वन में, तो सन के नक्षत्र में पड़ा हुआ है। ये भी अपना मैलिफिक, क्योंकि इंडिया का वो 8वां घर है और राहु जो है कंपिटेंट है, क्योंकि नवाश का हमारा इंडिया का राहु 11 नंबर में पड़ा हुआ है और 6th हाउस को देख रहा है। नवाश में इंडिया का राहु कहाँ पड़ा हुआ है? 11 नंबर में इधर, और ये 6th हाउस को देख रहा है। और राहु इधर 9 नंबर में आ जाएगा, मीन्स 9 नंबर में कृतिका वन में है, तो राहु का भी इंपैक्ट रहेगा। पर ये राहु यहाँ पर काफी दिन रहने वाला है। तो क्या राहु हमारे को जो सस्पेंस जो है एमिक्रॉन का जो 4th वेव है वो इसको 83 डेज हो गए राहु को यहाँ पर आए हुए, ऑलमोस्ट 3 मंथ। यहाँ पर ये कितनी देर दिखाता है? यहाँ पर राहु यहाँ पर दिखाता है 83 डेज। 83 डेज मीन्स यहाँ पर राहु 83 डेज और रहने वाला। तो 3 महीने तक सस्पेंस हमारा बरकरार रहेगा कि भाई ओमिक्रॉन, क्योंकि राहु का काम है 8वां घर राहु का। 6वां और 8वां घर क्यों हम ऐसा तो बोल लेते हैं कि कोई भी प्लेनेट अपने जहां से वो 8वें है, 6वां घर 8वां घर क्यों बेकार है? क्योंकि 6ठे घर से हमारा लगन 8वें है तो उसको हिट करता है। 8वां घर जो है लगन से 8वें है तो वो उसको 8वां घर हमेशा खराब करता है। इसको मौत का घर हम तो कहते हैं, निदनामचा है। और पटेल साहब ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा हुआ। 8वां घर हमारा लगन की डिग्री से जो हमारा 64th नवांश होता है वो 8वां घर होता है। लगन से 8वां घर जिसमें 210 डिग्री, 210 से लेकर 230 डिग्री 20 मिनट तक हमारा 64th नवांश होता है। पर एग्जैक्ट डिग्री 210 जो है 64वां नवांश होता है। वहां पर अगर 210 डिग्री से अगर लेते हैं तो 210 डिग्री से 213 डिग्री 20 मिनट तक 64th नवांश होता है। वो हम नवांश 64th नवांश देखने का हमारा तरीका वो लगन का वो 3 नंबर में जाएगा। तो वहां पर हम कोई भी प्लेनेट कहीं से 8वें है, आप देखो हमारा मंगल 64वें नवांश में पड़ा हुआ है लगन से, इसीलिए मंगल हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। क्योंकि लगन की डिग्री 7 डिग्री है। 7 डिग्री मीन्स कस्प, मिडिल कस्प ऑफ दिस थिंग इज यहाँ पर 7 डिग्री है और लगन यहाँ पर 7 डिग्री से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 210 डिग्री पर पड़ा है। 210 डिग्री सबसे घातक डिग्री जो होती है, इसके लिए शास्त्रों में बड़ा कुछ वर्णन करा गया और पटेल साहब ने 64वें नवांश के ऊपर बड़ा कुछ लिखा हुआ है। 64 एग्जैक्ट 210 डिग्री जो है बड़ी घातक है। इवन नवांश का भी 1/4 और 1 डिग्री 40 मिनट जो है वो बड़े, उस नवांश का भी आधा हिस्सा पूर्वार्ध भाग वो बड़ा खतरनाक है। और अगर किसी 210 डिग्री पे एग्जैक्टली है और 210 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री में बड़ा घातक है। तो इसलिए मंगल हमारे लिए बड़ा वो है, खतरनाक है हमारे लिए। हाँ जी बोलो, इसके बारे में समझ आ गया आपको मंगल के बारे में? जी सर, हाँ। ठीक है, तो अब हम वापस कैलेंडर पे जाएं। विनायक जी जरा कैलेंडर को आप दोबारा से आपको शो करें। जी सर, शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। तो ये हमारी डिफरेंट डेट्स हैं। इसमें हमने लिखा हुआ है कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अब 26 अप्रैल को क्या होगा। नवाश मार्च इन सतभिषा 1, 26 अप्रैल को शायद आ जाएगा। नवाश वीनस एंड नवाश केतु आद्रत्री, ये थोड़ी जो सतभिषा 2 में होगा शायद। तो ये जो नवाश वीनस और नवाश केतु जो है ये आद्रा के नक्षत्र का है, पर चरण डिफरेंट है। इम्पैक्ट नहीं होगा पर हवा जरूर फैलेगी। फिर ये जब 15 मई को नवाश सैटर्न जो है सतभिषा 1 में आ जाएगा और बाकी नवाश मार्स और नवाश केतु अदृष्टि नहीं होंगे। तो यहाँ पर न्यूज फिर एकदम से स्प्रेड करेगी और हिट करेगी। तो 9 नंबर में वो उसमें होगा, 11 नंबर में सैटर्न और 9 नंबर नवाश में होगा। फुली कॉम्पिटेंट होगा इसको हिट करने के लिए 15 मई तक। 15 मई और 18 मई को
ये फिर सैटर्न और वीनस 18 मई रात को 8 बजे वीनस अगेन सददिशा में होगा। ये बड़ी डेट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मैंने समझा दिया। इसीलिए शायद डिवाइन नहीं चाहती थी कि मैं पुरानी वाली डेट लिखूं, तो वो उस डिवाइन से फिर आप देखेंगे कि ये बड़ा कॉम्पिटेंट हो जाएगा हमारे को हिट करने के लिए कि उस दिन लगल लॉर्ड वीनस जो है ना सददिशा 1 में होगा। ये रीजन दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिन बड़ा वो होगा जब तक वो रहेगा, और फिर जब सन आ जाएगा 19 तारीख को 3 प्लेनेट हो जाएंगे उसमें, पर तब तक ये लगा नवाश वीनस जो है वो सददिशा 3 में चला जाएगा। तो ये रिमेन हॉट विद मोर केसेस पोरिंग इन, क्योंकि सन और जो उसमें सैटर्न और सन इकट्ठे हो जाएंगे सददिशा 1 में। तो ऐसे ये डेट बताई गई है। तो आप खुद भी अपना कैलेंडर अब बना सकते हैं। मेरे विचार से, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, मेरे विचार से अभी तक बीमारी के लिए इतने तरीके से, नक्षत्र के तरीके से, जो जिसको हम प्रूव कर सकें डिग्री वाइज, जिसको हम प्रूव कर सके नमाज वाइज, जिसको हम प्रूव कर सके नक्षत्र के चरण से, अभी तक सब लोग अपनी प्रिडिक्शन तो देते हैं यूट्यूब पे आके, सब लोग ये इस दिन ये हो जाता है, इस दिन ये हो जाता है। कोई किसी में बड़े कम लोग होते हैं जो रीजन बताते हैं। मैं रीजन बताता हूं इसलिए कि आप अपना कैलेंडर नेक्स्ट टाइम खुद बना सकें, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ नेटिव आल्सो, इन रिस्पेक्ट ऑफ नेटिव आल्सो। एम आई क्लियर ऑन दिस? अब इस कैलेंडर की जो इसके अंदर लिखा गया, हो सकता है जब मैं बनाया कैलेंडर 1 महीना पहले मैं इतनी उसमें नहीं हूं, पर ये डेट्स ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक होंगी और ये काम करेगा, ऐसा ही काम करेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बार बार कहता हूँ वी से सो, हम वी से सो बिकॉज हम हमारे को एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऐसे दिख रहे हैं कि वो ऐसा होगा। बाकी तो ईश्वर हमारे से बड़ा है और वो उसको मोर कॉम्पिटेंट, एंड because we have reasons to say so, we say so because we have reasons to say so, astrological reasons to say so। तो हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं, इसलिए हम उसको कह पा रहे हैं। और ये पास्ट इवेंट से हमने उसको क्रॉस चेक करवा दिया और बिल्कुल ठीक डेट वाइज। अरे सर, यूट्यूब के ऊपर जितने मर्जी देख लो, तब कोई आपको सिखाएगा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो ये क्यों कह रहा हूँ, ये हम सिखा रहे हैं आपको, सप्तऋषि सिखा रहा है आपको। हाँ जी विनायक जी। जी सर, सही बोला आपने कि इतना रीजनिंग के साथ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है इसमें, और आई होप ये प्रिडिक्शन तो सब दे देते हैं कि भाई ये होगा, एज इफ वो बड़ी एक वो ईश्वर की एक खुराक की आवाज है। पर सब बताओ, रीजन भी बताओ, सो दैट लोग कॉम्पिटेंट हो जाए उसको बताने के लिए और उसको आगे से खुद कर सके, नेटल हॉरोस्कोप के ऊपर इस्तेमाल कर सके। सही बात है सर, आकाशवाणी और ज्योतिषीय भविष्यवाणी में फर्क है। हाँ जी, हाँ जी। सो किसी कोई डाउट्स पूछना चाहे कुछ? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली बात तो समझ में आया सबको, बड़े सिंपल तरीके से कोशिश करी थी, मैंने बताया। फिर भी अगर आपको कोई कुछ उसको नहीं समझ आया तो मैं उसको अभी भी बता सकता हूँ। हाँ सर, आई होप सबको उसका बेस समझ में आ रहा होगा कि हमने इसमें स्टार्ट कहाँ से किया। जैसे कि अगर इससे पहले की वीडियो भी अगर आप लोगों ने देखी हो तो आपको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग हमेशा जो सर इसमें कर रहे हैं वो पहले में कंपैरिजन करना है कि लग्न एंड 6th हाउस के लॉर्ड में क्या कौन सा सबसे स्ट्रांग है। जो जिसको डोमिनेट करेगा ऑब्वियस सी बात है कि उसकी अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिलना है। अगर 6th हाउस की डोमिनेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ रिलेटेड कंसर्न हमको देखने पड़ेंगे उसमें। तो यहाँ से आपको ये चीज आपको पकड़नी है, अब चाहे वो इंडिया की चार्ट में आप ले रहे हैं चाहे इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ले रहे हैं। तो ये नाइस, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो सिर्फ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑलमोस्ट हर तरीके के इवेंट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्योंकि लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है, असेंडेंट इज इम्पोर्टेंट, तो असेंडेंट के कंपैरिजन में आपको बाकी हाउसेस को आपको ऐसे चेक करना है। फिर सेकंड जो सर ने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया वो बताया कि लग्न का डिग्री, ये हमको पकड़ना है।
इसके बेसिस पे आपको अगला स्टेप लेना है। फिर नक्षत्र लेना है आपको, जो कसपल नक्षत्र, वो 6th हाउस का। तो ये पैरामीटर्स अगर आपको क्लियर है आपके माइंड में, इसके बेसिस पे फिर आपको सारी एनालिसिस आपको लेके चलना है। उसके बाद आप D9 को आप लेके आइए। ये सारे फिर ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर ये किसी ने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोशिश करें कि आप नोट्स बनाया करें। ये जो वीडियो जब यूट्यूब पर डालेंगे उसको दोबारा देखिए और नोट्स बनाइए इसका। और प्रूव करके दिखाया है। विनायक जी, हमने डेट देखो, डिवाइन ने क्या काम करा। हमने 6 तारीख मिस कर दी, हमने 24 तारीख मिस कर दी, आज 18-19 तारीख मिस कर दी, हमने नहीं लिखी इसके अंदर। पर जी सर। डिवाइन चाहती थी कि उसकी एक्सप्लेनेशन हो यहाँ पर, और उसको हमने, वो हमारी जो थ्योरी हमने पढ़ाई है उसको प्रूव करा है। उस दिन पर्टिकुलर डे सब दिशा में बिजनेस आ गया उस दिन। और मून जब भी आएगा, इसमें कृष्णियम में लिखा हुआ, जब भी बीमारी होती है उस दिन मून मैनिफिक नक्षत्र में होता है, और जिस दिन आदमी ठीक होता है उस दिन मून बेनिफिक नक्षत्र में होता बेनिफिट है। अभी भी चेक कर ले। बिल्कुल। और सर यही यही इसी कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है कि प्रश्न मार्ग का कृष्ण नियम में है कि बीमारी कब से स्टार्ट होनी है और कब तक चलेगी, हाँ, वो भी इसी से पता लगना है। यस। तो बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स इस सेशन में मिले हैं। आई होप सबको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी। अगर नहीं तो इसके वीडियो को दोबारा आप लोग एक बार देख के फिर इसको आप समझें। और किसी कोई डाउट हो कि ये ट्रांजिट में ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, या बहुत बार होता है कि जब में कोई मुंडेन इवेंट्स हम लोग प्रोडिक्शन करते हैं तो सबके माइंड में एक डाउट रहता है कि ये तो हम लोगों ने ऐसे ही जबरदस्ती फिट करके बोला है ऐसे। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें विद प्रॉपर रीजनिंग के साथ है। किसी को क्रॉस चेक करना है तो प्रीवियस कैलेंडर को आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसकी भी हर एक डेट्स मैच करी है, और ये भी ऑब्वियसली मैच करेगा क्योंकि रीजन सेम है दोनों में, और सॉलिड प्रूफ के साथ ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग है। तो आई होप ये सबको समझना चाहिए। तो कोई कोई और डाउट किसी का? हाँ, सब म्यूट पे हैं। आई थिंक किसी को सबको क्लियर है। तो इससे अच्छी ऑडियंस आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब आई वांटेड टू कन्वे, जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ सबको कन्वे हो गया है, और पीपल आर हाँ, हैप्पी। इट शुड बी टेकन लाइक दिस। यस। और कोशिश करें कि इस कैलेंडर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सर्कुलेट करें, ठीक है, लोगों तक पहुंचाएं। और हमारा जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कम्युनिटी है सबको ये शेयर करिए। ये वीडियो शेयर करेंगे जब यूट्यूब पे आएगा, और एक कैलेंडर सबको शेयर करिए, ताकि लोगों को एक समझ में आए कि ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का, और लोग इस डायरेक्शन में काम करना शुरू करें। एस्ट्रोलॉजी की फोरकास्ट करना का एम किसी को डराना नहीं है। आप देखेंगे रिमार्क्स में कॉलम में लिखा हुआ है कि जैसे ही लगना स्ट्रांग हो जाएगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग, जुपिटर अगर स्ट्रांग रहेगा, जुपिटर फ्लिक्टेड नहीं रहेगा, तो समझो इम्यूनिटी स्ट्रांग है हमारी कंट्री की। और जो वैक्सीनेशन लगी हुई है, कुछ ऐसा लगा हुआ, तो उससे उससे उसको प्रोटेक्ट करेगी। जुपिटर वो एक मारने वाला होता है, एक बचाने वाला होता है। तो जितने बेनिफिट प्लेनेट्स हैं वो तो बचाने वाले हैं। अगर जुपिटर स्ट्रांग है और उस चीज को हमारे को लगन लॉर्ड को देख रहा है, या लगन लॉर्ड के साथ है, या लगन लॉर्ड के साथ, तो हमारे को वो प्रोटेक्ट करेगा, तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। ज्योतिष का ये बताना इस दिन ये भूकंप आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि ये आएगा और चुपचाप निकल जाएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी का रीजन है कि आपको एस्ट्रोलॉजी से डराना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से बचाना है। कि आप इसमें फियर साइकोसिस नहीं आना चाहिए, उसमें आपको डरा हुआ नहीं रहना चाहिए, और आपको कैसे आपने उसका वो करना है वो आप उसको देखिए। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है हमको हाउ वी शुड बी केयरफुल, और हमको मास्क लगा के रखनी है, और हमको अपना केयर करना, ताकि हमको इम्यूनिटी रहे और हमारे को बीमार ना पड़े। तो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के, चाहे बंद हो जाए, जब तक ये आप इसको कैलेंडर देखें, अपने इंडिया के चार्ट को देखें, उसको देखें, जब जब ऐसा होगा तो अपने मास्क लगा कर रखें आप। क्योंकि ये मंगल हमारा दूसरे सेकंड हाउस में, ये गले से चेक, अब कोरोना कहाँ से चेक होता है? गले से चेक होता है। मंगल कहाँ हमारा सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में मंगल है, अब आद्रा में है, वो उसमें वो सारी उसमें आपकी है। तो आप गर्म पानी की गरारे करें, आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं। डेली आप नमक के पानी से गरारे करें, गार्गल्स करें,
आप डेली शुरू कर दे, आपको एंट्री नहीं करेगी, एंटर कर गई है तो आपको गाइड करे। अगर जो जो लोग जल नीति जानते हैं, जल नीति करें, दैट इज वंडरफुल, दैट इज बेस्ट इम्यूनिटी। आप बहुत अच्छी तरह आप उसको, आप अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। मास्क डालो डालो, प्लस ये वाले घर में रोज काम करो। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, जर्मन में कह रहे थे सब लोग ऑल ओवर द जर्मनी, वो सब लोग 1 वीक तक रोज गार्गल्स करेंगे सलाइन वाटर से, तो उनको सबको उससे दूर हो सकती है। वंडरफुल थिंग। हमारी कंट्री के लिए तो वैसे ही वो मंगल सेकंड हाउस में है और आद्रा नक्षत्र में अन्न वो है, तो इसको नमक वाले पानी से गरारे डेली करे, इधर मॉर्निंग में या इवनिंग में 2 बार ही कर ले। बाहर से जब भी बाहर से आए तो गार्गल्स कर ले। वेरी वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल सर, आपने सही इसका एक रेमेडियल बताया कि लोगों को जल नीति या सूत्र नीति में से कोई एक करना चाहिए, और भी अच्छा है अगर साथ में अगर वमन भी ये लोग कर पाए हाँ जी, डेली बेसिस पे। तो ये 2 योगा के षटकर्म के पार्ट हैं जो आपके गले के लिए, इवन स्टमक के लिए वमन हो गया, और ये काफी क्रूशियल है और काफी बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इसी प्रिंसिपल को जैसे हम किसी नेटिव के चार्ट पे लगाते हैं और डिजीज के लिए, तो जो जो नक्षत्र का चरण वहां पर आता है, तो वो जो प्लैनेट नक्षत्र का लॉर्ड है, हाँ, तो वो मतलब उसका ट्रांजिट भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर वो मान लीजिए कभी लगन पे ट्रांजिट करता है तो वो मतलब प्रोन टू डिजीज। बिल्कुल दोस्त मेरे, जो मंगल किस प्लेनेट को, हमारे इंडिया के चार्ट में मंगल उस नक्षत्र में है, राहु किस प्लेनेट को अफेक्ट करता है ट्रांजिट के अंदर, वो प्लेनेट किस प्लेनेट को अगर राहु है, किस प्लेनेट को कहां पर हिट कर रहा है, समझ गए? वो वाला प्लेनेट आपको अगर बर्थ चार्ट में बना ही हुआ है तो उसकी बीमारी आपको लगी होगी हमेशा परमानेंटली। और उसका जब राहु का पीरियड निकलेगा, जब राहु का पीरियड आएगा, बीमारी आ जाएगी। तो ऐसी चीजें जो बिल्ट इन है वो आप हारोस्कोप में देख सकते हैं थ्रू नवाज। जो ट्रांजिटली है, थोड़ी देर के लिए बीमारी है, आपको एलर्जी हो गई, 3-4 दिन के लिए जुकाम हो गया, खांसी हो गई, एलर्जी हो गई, तो वो आपको देख सकते हैं ट्रांजिट में कौन सा प्लेनेट आया, आपको किस लिए हेल्थ प्रॉब्लम हुई। दूसरी बीमारियों के लिए भी कौन सा प्लेनेट कितनी देर के लिए आया, सैटर्न लंबी देरी के लिए देता है, एक नवाश में एक सैटर्न 3 महीने के लिए रहता है, डिपेंड करता है आजकल क्या उसकी स्पीड है। तो आप इसको बिल्कुल लगाए और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आई एम क्वाइट पॉजिटिव, बहुत मेरे को यकीन है कि आप इसके ऊपर बड़ा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। राइट सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। यस सर, आई थिंक अब किसी की क्वेरीज आपके है नहीं, हाँ जी, और सर आपने बड़ा अच्छा समझा है, बहुत सरल तरीके से, और इससे सरलतम तरीका और कुछ हो नहीं सकता ये ट्रांजिट और नवमांशा का ऐसे इस तरीके से जो प्रयोग है। क्या है, could you please throw some light on COVID situation in US? मेरे पास यूएसए का चार्ट नहीं है, किसका क्वेश्चन था जिसने लिखा, मेरे पास यूएसए का चार्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपके पास यूएसए का चार्ट है, नहीं तो सबसे अच्छा प्रश्न लगन है, प्रश्न लगन लगाएं और उसके ऊपर चार्ट लगा के देखें, आप खुद देखें। देखिए, काम किसी से करवाना बड़ा आसान है। मैंने आपको तरीका बताया, उस इतना आसान तरीका है, उस तरीके से आप खुद करें तो आपको देखो रेसिपी बताना, यूट्यूब के ऊपर फूड की रेसिपी बताना, और उस रेसिपी से खुद चीज बनाना आपको ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने रेसिपी बताई आपको, इसी रेसिपी से आप खुद निकाल के देखें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि मैं आपको पका के दूं आपको। ठीक, सही सर। अभी जैसे ये वीरा जी ने पूछा, जैसे इनका यूएसए के लिए क्वेश्चन है और हमारे पास जैसे अभी चार्ट नहीं है, तो हम प्रश्न यूज कर सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं, और या इसके अलावा हम लोग ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष का जो न्यू ईयर चार्ट है, हाँ उससे देख वो भी हम ले सकते हैं। ले सकते हैं सर। देखो, अभी रशिया और उसमें लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो या तो हमारे पास कौन अग्रेसर है, कौन वो है और कब खत्म होगी, वो हमारे पास या तो रशिया का चार्ट हो
और उसके ऊपर एग्रेशन देखे। हमारे मांडे साहब हैं, वो रन भी कर रहे हैं और वो ऐसा काम करते हैं। हमारे पास चार्ट होना चाहिए, उनकी दशा वगैरह खत्म, जब से चार्ट स्टार्ट हुआ तो दशा खत्म हो गई, तो उसके पास फोर्थ साइकिल भी खत्म हो गया, तो थर्ड साइकिल चल रहा है, जो भी है वट एवर इट इज, तो उससे देखा जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी में बड़ा दम है, प्रोवाइडेड हम करेक्ट देख पाए उसको। हमारी जो जो चार्ट करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी जो प्रश्न लगन लगाएं और उसमें आपकी जो देखने की जो आपकी प्रश्न लगन के लिए कहा गया, जब आप वेरी सिंसियर इन सीकिंग क्वेश्चन, तो आपको रिजल्ट बड़े एक्यूरेट मिलेंगे, क्योंकि वो टाइम से बाउंड है। तो जब करेक्ट। आपके अंदर भावना आपकी स्ट्रांग होगी उस चीज का आंसर जानने के लिए, तो आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे। मैं प्रश्न को फॉलो करता रहा और मेरे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो आपके अंदर कितनी स्ट्रांग आपके अंदर डिजायर है टू नो द आंसर, उतना ही अच्छा आंसर आपको मिलेगा। बिल्कुल सर, प्रश्न पे तो कोई डाउट है ही नहीं। और दूसरा, अगर यूएस का चार्ट चाहे तो वो भी आई थिंक थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। मिल भी और जाएगा। आपने भी मानदेव सर का भी जिक्र किया, तो उनका तो आर्टिकल सारे मुंडेन पे ही है। मैं हाँ वो स्टार टेलर पे उनके आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो हाँ हाँ हाँ। उन्होंने भी कहीं ना कहीं यूएस का चार्ट वगैरह यूज किया होगा। तो आई होप ढूंढेंगे तो मिलेगा सब। नहीं, मांडे साहब को रिक्वेस्ट कर देंगे, वो दे देंगे। अब मांडे गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमारे साथ हम इकट्ठे रहे काफी देर यहाँ आज के पर सेशन में है भी शायद वो हाँ शायद जी, ज्वाइन आज के हुए सेशन थे। में है। हाँ जी हाँ जी। चलिए सर, अच्छा है। और उन्होंने वीरा आजकल जी के लिए सजेशन यही है कि आप चार्ट आप देखिए और सेम यही सीक्वेंस आप फॉलो करिए। सिक्स हाउस का नक्षत्र आप आइडेंटिफाई करें और देखें कि लग्न एंड सिक्स हाउस में क्या डोमिनेंट है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेप्स इस सेशन में लिए गए वही आप फॉलो करेंगे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा यूएस के लिए भी। और बेटर रहेगा अगर आप इसका कुछ कंक्लूजन निकाल पाए, तो एक यूएस का भी ऐसे ही चार्ट बना के हमको भेजे, तो फिर ठीक। वो भी शेयर करेंगे हम लोग, हाँ 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 जी। है ना सर। सो विजय सर, आई थिंक कि अ, अगर स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेहनत करें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने ये इंडिया चार्ट के लिए दिखाया है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी थोड़ा अपना रिसर्च करें इस थ्योरी को आगे ले जाके, और बाकी कंट्रीज के लिए वो कैलेंडर बना के हमें भेजें। हाँ जी सर, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, नहीं इससे हो आसान सकता, तरीका बिल्कुल। नहीं हो सकता, और वेरी सिंपल। और एस्ट्रोलॉजी इतना दम है कि आप डे वाइज प्रेडिक्शन दे सकते हैं। डेफिनेटली। ठीक है सर। ओके सर। गॉड सो ब्लेस यू। हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। और बड़े उसके साथ सुना और समझ आ गई आपको, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। और कोई ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे जो जिसको मैं आपसे सुन। ठीक नहीं है सर, जी। बिल्कुल समझ में आया, और आपका धन्यवाद इसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत जल्दी ये वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे। सो आई होप सबको पसंद आया हो, और ये कैलेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, तो सभी को इसका बेनिफिट मिले। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।